साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों मायावती और अखिलेश यादव के बीच आभार और धन्यवाद की ऐसी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी दिखाई दी है कि सियासत के जानकार भी हैरान दिख रहे हैं। धुर विरोधी बन चुके अखिलेश यादव ने मायावती के लिए स्टैंड लिया तो बसपा अध्यक्ष ने उनका आभार जताया, लेकिन बीजेपी ने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई तो मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया पर भी आभार और धन्यवाद के सियासी खेल में अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाए कि ये लोग पीडीए के साथियों के एकजुट होने से घबरा रहे हैं, उन्हें एकजुट नहीं होने देना चाहते। अब सवाल यह है कि मायावती का सियासी खेला है या फिर बसपा का कोई कंफ्यूजन। मायावती क्यों कभी अखिलेश यादव पर नरम दिखती हैं तो कभी गरम। आज इसी मुद्दे पर महाबहस पर सियासी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी का आरक्षण प्लान, मायावती को फिर कमान। पूरे देश के सभी प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संगठन के लोगों ने सर्वसम्मत से माननीय बहन जी को प्रदेश अध्यक्ष के लिए लिखित में दिया था और उसके लिए सर्वसम्मत से बहन जी को पुनः अध्यक्ष चुना गया था। अखिलेश पर मायावती कभी नरम कभी गरम क्यों? और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। मायावती का सियासी खेला या कंफ्यूजन में बीएसपी? दलित समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी में काशीराम जी की तस्वीर देखता है। बहन जी की कुछ जो भी मजबूरी हो, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। लेकिन जो आज सबसे बड़ी लड़ाई है, इतिहास में लिखा जाएगा कि जब बाबा साहब का दिया हुआ संविधान खत्म किया जा रहा था, जब आरक्षण पे हमले हो रहे थे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी लोग, अलायंस के लोग बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे थे। पहले आभार फिर प्रहार, मायावती का नया अवतार। भारत में मौजूद तमाम राजनीतिक दल, वामी, कांगी, लिबरल, अगर इनका चरित्र देखेंगे तो दोहरापन साफ नजर आता है। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस रहेगी आज की डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो आज इस चर्चा के माध्यम से हम अपने तमाम गेस्ट से पूछने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 ये कि महाबहस में आगे बढ़ेंगे उससे पहले जो आज का पहला सवाल है वो ये है कि अखिलेश यादव पर मायावती कभी नरम कभी गरम क्यों? क्या ये कोई कंफ्यूजन है या फिर ये कोई स्ट्रैटेजी है? कभी आभार और धन्यवाद होता है तो कभी वो एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरने लगती हैं। सवाल नंबर 2 ये कि पहले आभार फिर प्रहार, मायावती का सियासी खेला या फिर कंफ्यूजन में बसपा? तो इस पर सवाल पूछा जा रहा है कि ये कोई सियासी स्ट्रैटेजी है या फिर कोई बसपा का कंफ्यूजन है। और सवाल ये भी कि पहले आभार फिर प्रहार, मायावती का नया अवतार। आज वैसे भी मायावती को जो है एक बार फिर से सर्वसम्मति से बसपा अध्यक्ष चुन लिया गया है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी बसपा रणनीति बना रही है। आकाश आनंद भी कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। रत्नेश मिश्रा जी हैं, नेता बीजेपी। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार। और राजेश पासवान जी, दलित चिंतक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी, सवाल आपसे यही कि क्या ये बसपा सुप्रीमो मायावती का कोई सियासी खेला है या फिर कंफ्यूजन है? एक तरफ तो वो आभार जताती हैं समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव भी उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन फिर अचानक से आप लोग गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हैं तो फिर वो घेरने लग जाती हैं सपा और कांग्रेस को, और इस बात को एडमिट करती हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको बचाया था। तो ये क्या है बसपा? क्योंकि बसपा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। चुनावी मैदान में पूरी तरह उतर जाए तो भी खेल अलग तरीके से चलता है, अगर ना उतरे, किसी को सपोर्ट करें तो भी अलग तरीके से होता है। आस्था जी, आपको और साथ ही सभी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। आस्था जी, देखिए, ये तो मायावती जी का बड़प्पन है और उनकी राजनीतिक शुचिता है कि वो सच्चाई को स्वीकार करती है। लेकिन जिस प्रकार से बहन मायावती जी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वर्तमान की राजनीति को उजागर किया, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के आधार पर लोगों को ठगते हैं, उस मुद्दे पर बहन जी ने उनको सच का आईना दिखाया
और इसके लिए वो दलित और शोषित और पिछड़ा समाज उनका धन्यवाद करता है। अब देखिए, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जातीय जनगणना की इतनी बात करते हैं आस्था जी, तो 2011 में आर्थिक एवं सामाजिक जनगणना पर सरकार ने 4,893 करोड़ रुपए खर्च किए। प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, उसने कहा कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उसने डेटा का कैटेगराइजेशन किया। लेकिन जब उस डेटा को पब्लिक करने की बात आई तो तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में कहा कि जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से प्रक्रिया जटिल हो जाएगी और इसका कोई लाभ नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जातीय सोशियो इकोनॉमिक जनगणना के डेटा को जारी करने से मना कर दिया और राहुल गांधी जी की पार्टी को जो 2011 में गलत दिखता था, आज वो राहुल जी को सही दिखने लगा, वो अखिलेश यादव को सही दिखने लगा। तो राहुल और अखिलेश जी उस समय गलत थे या आज गलत है, ये देश की जनता निर्धारित करेगी, प्रदेश की जनता निर्धारित। आपको रोक रही हूं, एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लिया। अनुराग भदौरिया जी, वैसे तो आभार और धन्यवाद भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ आरक्षण के मुद्दे पर घेर भी रही है मायावती आपको। देखिए, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को शायद समाज की संस्कृति और संस्कार का आभास नहीं है, इसलिए देखिए समाज में एक दूसरे के सम्मान की बात होगी तो देखो आपकी स्क्रीन से गायब है। आज तो प्रवक्ता नहीं भेजे उन्होंने, क्योंकि उसमें बोलना पड़ेगा कि अच्छी बात है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टियां अलग हैं, हमारे अपने राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाई एक हिंदुस्तान की एक संस्कृति संस्कार ये भी है कि जब आप किसी के प्रति, हमेशा महिलाओं के प्रति या कोई आपका सीनियर नेता है उसके प्रति सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल हो तो ज्यादा अच्छा है। यही होना भी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो या आरएलडी हो, कोई भी दल हो, एक दूसरे के प्रति कम से कम व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए ना। हमारे मुद्दे अलग हैं और मुद्दे होंगे भी, हमारे मुद्दे कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह मुद्दे थोड़ी होते हैं, हमारे मुद्दे तो जनता के होते हैं। हम तो जनता के मुद्दों पे बात करते हैं, जहाँ पे जाति जनगणना की बात करते हैं, ये जनता का मुद्दा है। आरक्षण की बात करते हैं, भाई आरक्षण खत्म करने की बात कौन कर रहा है? ठीक है, संविधान पे आघात कौन कर रहा है? मायावती इसी पर तो आपको घेर रही हैं और कांग्रेस को भी घेर रही हैं। देखिए, मैंने कहा, मैं तो कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है ना। भाई आपने देखा 45 सीटें उन्होंने लेटर भरती निकाली। आपने ये भी आस्था जी इनका बहुत बड़ा झूठ है, इनका बहुत बड़ा झूठ है। एक सेकंड समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, मुझे पता है आपका क्या जवाब होगा। इस पॉइंट पर पहले भी बहस हुई है। उनकी बात आने दीजिए, माफी मांगे। ठीक है, झूठ बोलने के लिए माफी मांगे। क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? रत्नेश जी, भारतीय आस्था जी, अरे इनको रोकिए तो सही, ऐसे रत्नेश जी एक सेकंड रत्नेश जी, एक मिनट। आपने इस बात पर एतराज जताया कि उन्होंने बीजेपी को आरक्षण विरोधी क्यों कहा, जबकि आप उदाहरण दे रहे हैं, कि लिटरल एंट्री पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ के उसको रुकवाया था। ठीक है, देखिए बहस शुरू हुई है, उसको एक बार दिशा लेने दीजिए। आप लोगों को काउंटर करना है, मैं उसका समय आपको अलग से दूंगी। अनुराग जी 20 सेकंड पूरा करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने बोला 45 जिस तरह से आई, 69,000 शिक्षक भर्ती होगा, देखा कैसे वो खत्म करना चाहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण पे विश्वास का, SC ST OBC का हक छीनना चाहती है, हम हक दिलाना चाहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात याद है आपको? हमने कहा था इनको लागू करना पड़ेगा, चाहे नाम बदल दें, करना ही पड़ेगा। अग्निवीर भी कल वापस करेंगे, आप देखना। आप हम समाजवादी लोग, जनता ने हमें विश्वास दिया, विपक्ष में बैठाया, मजबूत सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा जी, बहस यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती से शुरू हुई है और वो आरक्षण के मुद्दे को सपा के साथ साथ कांग्रेस को भी घेरती हैं। देखिए, जो आज की सरकार है या उनके साथ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खड़े हुए लोग हैं, उनका काम अपने कामों को बताना नहीं, दूसरों को घेरना रह गया। जहां तक जातीय जनगणना की बात है, आप सबको याद होगा 2018 में प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने माना था कि ओबीसी की नई जनगणना एकत्रित की जाएगी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, संसद में लोग मुकर गए थे। तो जहां तक हमारा मानना है, जब ये लोग बात करते हैं कांग्रेस 2011 में जो डेटा किया गया था उसको नहीं कर पाई, 2013 के बाद चुनावों के बाद जो सरकार आई उसने उस डेटा का क्या किया, इसका प्रश्न कोई पूछता ही नहीं है। प्रश्न तो ये बनता है ना कि अगर 2011 में जो जनगणना हुई थी जिसमें SC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा जुटाया गया था, उसमें 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और सरकार के पास डेटा था, तो उसे सरकार क्यों नहीं ला रही है, डर क्यों रही है सरकार? ये प्रश्न कौन पूछेगा आस्था जी?
दिक्कत इस बात की है कि सारा ठीकरा विपक्ष पे या हमारे इंडिया गठबंधन पे छोड़ के या कोई और क्या कह रहा है इस पर लाके प्रश्न आप लोग खूब खड़े करते हैं। ये प्रश्न मायावती जी ने उठाया कि जब डेटा ये प्रश्न मायावती जी ने उठाया है और क्यों डर रही है? सपा और कांग्रेस को घेरा है। नहीं, हमें घेरा, हम भी तो घेर रहे हैं, पूछ तो रहे हैं कि जिसके एवज में वो घेर रहे हैं, जिसपे बात हो रही है, चाहे सियासत किसी भी चीज की हो रही हो, मैं भी तो पूछ रही हूँ कि सरकार के पास उस सरकार के डेटा मौजूद थे। 2018 में राजनाथ सिंह ने माना था, लेकिन संसद में मुकर गए। वो डेटा कहाँ गया? उसको लेके आइए, बात करिए ना उस पे। बाकी मायावती जो कह रही हैं, यहाँ पे कोई भी नेता, राजनीतिक दल 80-20 में बंट नहीं सकते हैं। हम भी जानते हैं कि हमें, जब हम चुनाव में होते हैं, सबका मिलता है हमें वोट, आप इसे काउंट करके अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जानबूझ के पार्टियों के ऊपर दबाव डालने के लिए, उनको अलग करने के लिए। हमारे बीच में राजेश पासवान जी हैं, दलित चिंतक। राजेश जी, यही सवाल आपसे रहेगा और यही सवाल विजय उपाध्याय से रहेगा कि क्या ये मायावती की कोई स्ट्रैटेजी है या फिर कोई सियासी कंफ्यूजन है कि सपा कांग्रेस आभार भी जता रही हैं, उनको घेर भी रही हैं, बीजेपी गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाती है तो फिर वो एकदम से आकर के उन पर निशाना साधना शुरू कर देती हैं? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। आज के जो दो प्रमुख मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे, जातिगत जनगणना और सबका साथ सबका विकास, इन दोनों मुद्दों को अगर उत्स में देखें, उसमें एक नारा सबको याद आता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी नारे के बाई प्रोडक्ट है सबका साथ सबका विकास या जातिगत जनगणना। और यह जो पहले का नारा है वो बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम जी का वो नारा था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा बहन जी और अखिलेश जी के बीच और समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच के संबंधों को लेकर के। देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दोनों में है और दोनों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, चूंकि अलग अलग राजनीतिक दल है तो प्रतिद्वंदिता स्वाभाविक है। एक मैं प्रवृत्ति की ओर बताना चाहूंगा। मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि कुछ अपवादों को छोड़कर दलित और बहुजन समाज की दोस्ती वो जो होती है वो टेम्परेरी होती है, दुश्मनी परमानेंट होती है। तो दलित बहुजन समाज अपनी दुश्मनी को बहुत जल्दी नहीं भुलाते और दोस्ती को बहुत लंबे समय तक टिकाऊ नहीं बना पाते। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता देखी जाए, अगर गेस्ट हाउस कांड जो है वो निंदनीय है, लेकिन विधायकों को तोड़ करके और 5 साल तक फैसला नहीं देना कृष्णा त्रिपाठी द्वारा, ये भी तो उससे बड़ा निंदनीय काम है। तो सभी राजनीतिक दलों ने दुश्मनी निकाली है, लेकिन कौन दोस्त है कौन दुश्मन है तो सब निर्धारित करेंगे। विजय उपाध्याय जी, नदियों में बहुत पानी बह चुका है, बहुत सी चीजें बदल चुकी है। मायावती जी की राजनीतिक रणनीति भी बहुत कुछ बदल गई है। गेस्ट हाउस कांड के बाद आप देखिए 19 में समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ा और 10 सीटों पे इनको जीत हासिल हुई, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। कांग्रेस एक परमानेंट प्रतिद्वंदी बनी हुई है बसपा की, और मायावती जी कभी भी मौका मिलता है तो कांग्रेस पे हमला जरूर करती हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अंबेडकर के साथ रिश्ता था उस रिश्ते को मायावती जी लगातार याद करती हैं और कराती रहती हैं अपने कार्यकर्ताओं को। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारा शेड्यूल ट्राइब वोटर है, बड़े पैमाने पे पहले कांग्रेस को वोट देता था, 89 के बाद वो चीजें बदली और बाद में कांशीराम जी के मेहनत की वजह से वो बीएसपी के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ गया और भी राज्यों में आया था, लेकिन बहुत सी जगहों पे वापस चला गया। 2014 से चीजें बदली, अति दलित अति पिछड़े बीजेपी के साथ आ गए, जो 2024 में इनके साथ छिटक गए। तो अब जो राजनीतिक प्रक्रिया है इसमें देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में, वो है अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा सीट की एक जिला पंचायत पर अभी बाई इलेक्शन हुआ था, 6 अगस्त को उसका रिजल्ट आया था, जिसमें बसपा ने 5,500 से ज्यादा वोट हासिल किया, बीजेपी की जमानत जब्त हो गई और सेकंड नंबर पे सपा रही। मायावती को लगता है कि लोकसभा चुनाव में जहां उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, वोट परसेंटेज घट गया, सीटें नहीं मिली, इसके बावजूद लोगों का भरोसा कहीं न कहीं बसपा पे है और इसीलिए वो बाई इलेक्शन भी लड़ रही हैं। कटहरी से लालजी वर्मा पार्लियामेंट मेंबर हुए हैं और वो सीट खाली है, वहां सपा उनकी बेटी को लड़ाएगी या जिसको भी लड़ाए, और दूसरी तरफ बीजेपी भी वहां उस सीट को ध्यान से देख रही है। ठीक है, चलिए रत्नेश मिश्रा जी, आप काउंटर के लिए समय मांग रहे थे, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन ने कहा कि वो डेटा सरकार के पास था, तो राहुल जी 2014 से एक भी बयान में तो बोले होते कि वही वाला डेटा सार्वजनिक कर दीजिए, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। आखिर क्यों उस वाले डेटा से राहुल गांधी जी को डर लगता है? आखिर क्यों वो जिस बात को उनके गृह मंत्री ने सदन में
लाभकारी नहीं माना। आखिर आज उसी बात को वो क्यों बार बार दोहराते हैं। और दूसरी बात रही कांग्रेस का चरित्र, जो आस्था जी है वो बहुजन और दलितों के साथ कैसा रहा है, ये बहुत अच्छी तरह, अगर कोई किसी ने अंबेडकर जी को पढ़ा होगा, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूं, एज अ फिलोसफर मैंने उनको पढ़ा है। हर बार कांग्रेस ने अंबेडकर जी को चुनाव में हरवाया, जब तक इनकी सरकार नहीं रही उनको भारत रत्न तक नहीं दिया गया। और तो और देख लीजिए, अभी राहुल गांधी जी ने संविधान सम्मान समारोह किया, वहां से अंबेडकर जी की फोटो ही गायब कर दी। जिस संविधान को के रचयिता थे अंबेडकर जी, वो कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन कहां से आती है? उनको भी सुधा मिश्रा की पार्टी ने गायब कर दिया। दूसरी बात, अंबेडकर जी के बाद दलितों के सच्चे हितैषी पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, काशीनाथ जी की मृत्यु पर आपके पास कांग्रेस पार्टी ने कहाँ अंबेडकर जी थे, क्या सोचिए कांग्रेस पार्टी को कितनी नफरत है, कितनी नफरत है आपको। आप बताइए, सुधा मिश्रा जी बताइए कि काशीनाथ जी की मृत्यु पर कांग्रेस ने उनकी क्या क्या होता था सरकार के बनने से पहले इस देश के लिए क्या किया और कैसे संयुक्त रूप से कार्य हुआ, इसको आप दरकिनार करते हैं। नहीं, इस तरह डिबेट नहीं चलेगी। आप दोनों रुकिए। सुधा जी आप कुछ कहना चाहती हैं, मैं आपको अलग से समय दूंगी। रत्नेश जी 10 सेकंड खत्म करिए, फिर सुधा जी। ठीक है, मैं आपको समय दूंगी, 10 सेकंड खत्म कर रत्नेश जी। हाँ, आस्था जी देखिए, सुधा जी को यह भी बताना चाहिए कि जब मान्यवर काशीराम जी का देहावसान हुआ तो कांग्रेस ने उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी। क्या दलितों के सच्चे हितैषी के प्रति उनका कर्तव्य नहीं बनता था? यहाँ तो महापुरुषों को लेकर भी बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। देखिए आस्था जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि राजनीति में जो ये लोग जुमले और झूठ और तथ्यात्मक रूप से हत्या करते हैं हमारे देश की, सुधा मिश्रा जी बस इतना बता दें, सुधा जी इतना बता दीजिए कि इलाहाबाद के संविधान सम्मान समारोह में अम्बेडकर जी की फोटो लगाएगी। बोलने वाले लोगों को संविधान देश की स्वतंत्रता होने के बाद जो हमारी लोकसभा की चुनाव की बदली कहाँ से कौन था, किस तरह से श्यामा प्रसाद संविधान निर्माता, संविधान भारतीय संविधान। चलिए आप दोनों शांत हो जाइए। देखिए आपसी वाद विवाद में फंसने से जो विषय होता है ना, वो विषय भटक जाता है, मूल विषय भटक जाता है। ठीक है रत्नेश जी, अनुराग जी बोलिए। ठीक है सुधा जी, रत्नेश जी आप दोनों शांत हो जाइए। अनुराग जी बोलिए। गायब कर दिया अंबेडकर जी को, क्यों गायब कर दिया भाई? एक बात वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, कहाँ गए अंबेडकर जी? रत्नेश जी शांत हो जाइए। आपका मूल सवाल ये है कि विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने, दलितों और पिछड़ों के महापुरुषों का सम्मान नहीं किया, ये आपका आरोप है। अनुराग जी देखिए सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनसे पूछो आपकी सरकार में आपने क्या किया जनता के लिए। आप 1947, 1949, 50 में छोड़ दीजिए, आप बताइए कि आपने जिस मुद्दों पर वोट मांगा तो उन पर क्या किया। फर्रुख, अरे चुप कराइए बदतमीज को, कहां से आपने बुलाया इसको? शांत हो जाइए आप, कराइए भाई, आपको अलग से समय मिल जाएगा। देखिए मैं जिसको बोलूंगी उसकी ऑडियो ऑन एयर जाएगी। ठीक है, बोलिए अनुराग जी। ये गलत बात है, आप बोलिए। सब बोलते हैं, आप भी बोलते, दूसरे पैनल एक तो प्रवक्ता नहीं, ऊपर से आपने बैठा लिया और बदतमीजी कर रहा है। बोलिए अनुराग जी, आप भी सबके पीछे। मैं नहीं बोला, ये प्रवक्ता है क्या? मैं इनके पीछे बोला क्या? देखिए पर्सनल अटैक मत करिए। हमारे लिए, हमारे पैनल पे जो बैठता है वो सम्माननीय, सबको बराबर समय देना मेरा दायित्व है। नहीं बंद किया, नहीं आवाज बंद कीजिए ना। आप बोलिए, आपकी आवाज डाउन की जाएगी, कीजिए डाउन, हिम्मत है नहीं तो फिर बोल रहे क्या? देखिए अभी देखिए क्या हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर में। फर्रुखाबाद की घटना आपने देखी, आज की जो घटना है जहां दो बच्चियों को लटका पाया गया, उनका शव पाया गया, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए? लेकिन आप लोग कमाल की बात है भैया, मुद्दे इधर से डाइवर्ट कर रहे हैं। कानपुर पुलिस वाले ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया, 50,000 रुपए मांगे, उसके बाद उल्टा केस उसके ऊपर कर दिया। कमाल है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जनता ने चुना है भारतीय जनता पार्टी को, मुद्दों पे चर्चा नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा, चर्चा नहीं, चर्चा होनी चाहिए, ये भी कह देते हैं आप। 1955 कलकत्ता में बोला, कलकत्ता में जो हुआ, कलकत्ता में एक्चुअली जो कलकत्ता में हुआ गलत हुआ और दरिंदों को सजा। हम तो इनकाउंटर करते हैं, भदौरिया जी। बच्चे अगर बहन बेटियों की तरफ निगाह उठाई भदौरिया जी तो इनकाउंटर कर देंगे। एक सेकंड रत्नेश जी, सुनिए, इस तरह की भाषा नहीं। रत्नेश जी
कानून व्यवस्था की कड़ाई अगर बतानी है, जतानी है, तो उस तरह की भाषा नहीं। ये क्या अर्थ है? आप किसी पैनलिस्ट को ललकार रहे हैं कि भाई आप बहन बेटी की तरफ आप उठा के देखिए, हम एनकाउंटर कर देंगे। ये कोई गले मोहल्ले का झगड़ा नहीं हो रहा है। शांत रहिए आप, इस तरह के शब्द नहीं चलेंगे। करने वाले अपराधी का एनकाउंटर हुआ। अरे आवाज बंद कीजिए ना आस्था जी, आप हमारी आवाज बंद करने, हम किसी के बीच में नहीं बोले। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। 20 सेकंड खत्म करिए अनुराग जी। तो बताइए, आप बीजेपी का एजेंडा चला रही, बोलिए आप चलाना बीजेपी का आपकी आवाज जा रही है। कमाल की बात कर रहे हैं। 20 सेकंड नहीं, मैं 1 मिनट बोलूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। 20 सेकंड मैं जहां जिस पैनलिस्ट को चाहूंगी एजेंडा चलाने वो बोलेगा, लोग आए हैं। जिस पैनलिस्ट को चाहूंगी बोलेगा। आप अपनी बात। अरे आप चाहेंगे क्या होता है? चाहेंगे मतलब कि हम विपक्ष नहीं बोलेगा क्या? आप लगातार बोल रहे हैं, चुप बैठा रहेगा। आप कहेंगे समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अभी समय बर्बाद कर रहे हैं। सवाल पूछा है उसका नहीं बोल रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपको समय मिल रहा है, चुप बैठे। बोलिए आप। कौन है आप समाजवादी पार्टी को? नहीं, कौन है डायरेक्शन देने वाले समाजवादी? मेरा शो है, मैं एंकर हूं, मैं तय करूंगी किसको सवाल जाएगा, कौन बोलेगा। आपको मुकम्मल समय मिला है, अपने समय का सदुपयोग करिए भदौरिया जी, अपने समय का सदुपयोग करिए। बात रखनी है तो समय का उपयोग करिए, वरना और भी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। आप चाहेंगे सारा समय आपको नहीं दिया जा सकता कि आप दूसरे पैनलिस्ट के पीछे भी बोले और अपनी बारी पर भी बोले। बात रखिए आप अपनी, 20 सेकंड है आपके पास, बात रखिए, नहीं तो मैं दूसरे पैनलिस्ट को ऐड करती हूँ। तो आप आवाज डाउन नहीं करेंगे, कहेंगे हम चाहेंगे। कौन है आप चाहेंगे भाई? मैं शो की एंकर हूं, मैं नरेटर हूं, मैं जिससे सवाल पूछूंगी वो जवाब देगा। आपसे पूछा जा रहा है, आपको बोलना है, तीसरी बार पूछ रही हूं, जवाब देना है आपको, जवाब देना है आपको। देखिए सवाल सुन लीजिए, हाँ चुप रहिए, पश्चिम बंगाल मत भागिएगा डर के मारे। मैं याद दिलाऊंगी, सवाल ये है, भूल जाएंगे तो याद दिलाऊंगी। नहीं मैं क्यों, मैं न्यूज 18 यूपी पे भी बैठा हूं, फिर आपको याद दिलाऊंगा उत्तर प्रदेश की बहुत। आप जहां चाहिए बोलिए, लेकिन बंगाल मत भूल जाइए। अगर हिम्मत है तो हाथरस याद है आपको? मुझे सब याद है, हाथरस में पहुंचे थे आप सब लोग। नहीं भूल गए, स्कूटी पे चिप के पहुंचे थे सब लोग। पश्चिम बंगाल तो कोई नहीं गया, अयोध्या तो कोई नहीं गया, कन्नौज तो कोई नहीं पहुंचा, वो तो यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश से बाहर तो नहीं है, उसके लिए तो कोई वीजा नहीं लगता, सब याद है। महिलाओं में भी बांट देंगे, उत्तर प्रदेश की महिला पर अन्याय होगा तो पश्चिम बंगाल चली जाएगी। सारी महिलाओं की बात हो रही है, बांट कौन रहा है, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, सेलेक्टिव आउटरीच कहां से हो रहा है, वो पूरी तरह से विजिबल है, बच्ची के साथ वो एस्टैब्लिश्ड है पूरी तरह से। कौन जाएगा जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ? बताइए आप। जिसके साथ भी अन्याय हुआ उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव आउटरीच अरे चुप रहिए, टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अरे चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए 20 सेकंड। हाँ ठीक है, मत टॉलरेट कीजिए। हम कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय हुआ, दरिंदी, उससे सजा मिलनी चाहिए। तो नौगांव की भी, असम की भी बात होनी चाहिए। असम भी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, जिस तरह से अन्याय हुआ बदलापुर महाराष्ट्र में, जिससे अन्याय हुआ उत्तराखंड में जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उड़ीसा में जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, फर्रुखाबाद में जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चियां का आपने देखा 100 लटका पाया गया। इस तरह से आप चले जाइए तो बुलंदशहर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, फिरोजाबाद में बच्ची के साथ अन्याय हुआ। कानपुर में पुलिस क्या कर रही है? बच्चे को किडनैप कर लेती है, उसके बाद 50,000 रुपए मांगती है, और फिर अगर उसको पकड़ लिया जाता है तो उल्टा केस करती है। काउंटर जवाब रखने जी। जंगलराज कहां है? बुलडोजर किधर है? बुलडोजर काउंटर जवाब रखने जी। पश्चिम बंगाल भाग जी, जब उत्तर प्रदेश की बात होगी, मैं सब जगह भागूंगी, जहां जहां महिला अत्याचार की बात होगी, सेलेक्टिव आउटरीच होगा, मैं हर जगह जाऊंगी। जनता पार्टी के आप एंकर हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बैट्समैन है? मुझे किसी पार्टी से लिंक करने से आप सवाल का जवाब देने से छूट जाएंगे तो ये होने वाला नहीं है। बाकी आपके पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, आपको समय मिला है, आप जो चाहेंगे कहेंगे, लेकिन मुझे कहीं से भी जोड़ देने से आप अपने सवाल से भाग जाएंगे, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। आस्था जी मैं जवाब दे दूं। आस्था जी देखिए, अनुराग भदौरिया जी से जो मैंने सवाल किए वो तीखे थे, उन तीखे सवालों का इनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा कि आज ही हमारी प्रदेश की पुलिस ने अयोध्या के महाराजगंज में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले सलमान का इनकाउंटर किया है। क्या कोई समाजवादी पार्टी का नेता इस पर बोला? क्या अनुराग भदौरिया महाराजगंज की घटना पर बोले? क्या अनुराग भदौरिया नगर पंचायत भदरता की घटना पर बोले? नहीं बोले। अनुराग जी ये सेलेक्टिव नजरिया नहीं चलेगा, ये और नेताओं को आप ऐसे डराइएगा, मैं आपकी पोल खोल कर रख दूंगा। अगर पश्चिम बंगाल पर नहीं जाएंगे तो वहां भी डंके की चोट पर सवाल पूछूंगा अनुराग भदौरिया, और मेरे सवाल तीखे होंगे, सवाल ऐसे ही तीखे। अगर जवाब देने की कुवत नहीं है, अगर जवाब देने की क्षमता नहीं है
तो चले जाइएगा उत्तर, क्योंकि देश की जनता के साथ खाली भाषण देने से और शोर मचाने से बेटियों की रक्षा नहीं होगी। उनके लिए इंसाफ की लड़ाई केवल डिबेट शो पर शोर मचाने से आगे नहीं बढ़ेगी। सड़कों पर उतरिए, है हिम्मत अपने ही सहयोगी की सरकार के लिए सड़कों पर उतरिए, जाके खड़े हुए उन छात्रों के साथ जो पश्चिम बंगाल की सड़कों पर है, आंसू गैस के गोले खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन फेंके जा रहा है उनके ऊपर। जाके देखिए, खड़े हुए उनके साथ, बेटियों के इंसाफ की कितनी परवाह है। सेलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगा। अरे हम तो बेटियों के साथ खड़े हैं। आस्था जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, इनसे हम लोग लाठियां खा रहे थे ना, और जो लोग लाठियां खा रहे थे वो बीजेपी में जाकर बैठ गए। जो विश्व गुरु बन रहे हैं हम, राज्यों में महिलाओं को बधाई का बधाई देश की मीडिया को बधाई हो। पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठकर उस पर देना ही चाहिए और देना ही होगा, और यही एक आम जनता की सोच भी है। लेकिन बहरहाल जो विषय हमारा है बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर, किस तरह वो सपा कांग्रेस को कभी घेरती नजर आती है, कभी धन्यवाद देती हुई नजर आती है। क्या उनका ये कोई कंफ्यूजन है या फिर ये कोई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहे हैं, उपचुनाव भी आ रहे हैं। चलिए, वक्त का तकाजा है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। विषय को आप इधर उधर ले गए, लेकिन याद दिला दें कि सोशल मीडिया पर आभार और धन्यवाद के सियासी खेल में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगा दिए कि ये सभी लोग पीडीए के साथियों को एकजुट नहीं होने देना चाहते। तो अब सवाल ये है कि मायावती का ये सियासी स्ट्रैटेजी है, कोई सियासी खेला है, या फिर बसपा के अंदर का कोई कंफ्यूजन। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे।